Hello everyone, welcome to Essay Academy. So here I am with my first video on the channel. I assure to make all the concepts crystal clear to you, but I suggest you to take a pen and notebook with you for better accessibility of notes. And before starting, I request you with a main YouTube tag to please subscribe my channel, like my video and please comment below with your suggestions. So my first topic is मैरिज. आई एम स्टार्टिंग विद फैमिली लॉ. मैरिज एक बहुत ही कॉमन और जनरल टॉपिक है. वी ऑल नो अबाउट मैरिज, बट वाइल एंटरिंग इनटू द कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज वन शुड नो हु इज़ अ हिंदू. सो अकॉर्डिंग टू अस, हिंदू जो होता है एक वो पर्सन होता है जो कोई सिख होता है, जैन होता है या बुद्धिस्ट होता है, और जो कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज़ या पारसी होता है अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू माइथोलॉजी एंड शास्त्रास वो नॉन हिंदू होता है. मैरिज क्या होती है? मैरिज एक ऐसा कल्चर है हमारा, एक ऐसा कस्टम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर पेरेंट्स को, बेसिकली फादर को करना होता है. उनकी पायस ड्यूटी होती है ये अपनी डॉटर के लिए, जिसमें उन्हें अपनी डॉटर के लिए एक सुटेबल ब्राइड ग्रूम ढूंढना होता है, एंड थ्रू द प्रोसीजर ऑफ कन्यादान उन्हें अपनी डॉटर को एज अ गिफ्ट ब्राइड ग्रूम को सौंप देना होता है. अकॉर्डिंग टू ऋग वेदास, डॉटर का कोई कंसेंट मैरिज में मायने नहीं रखता है. उसके कंसेंट की मटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेंस ज़ीरो होती है. कहीं ना कहीं ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डॉटर को भी इस बात का फेथ होता है कि मेरे लिए जो मेरे फादर ने लड़का चुना है वो ऑब्वियसली ठीक ही होगा, मेरे लिए सुटेबल होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन उठाने की कोई बात आती ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मैरिज को एक सैक्रेड रिलेशनशिप माना जाता है. सैक्रेड रिलेशनशिप मीन्स टू बिकम वन. नॉट ओनली सैक्रेड रिलेशनशिप, मैरिज को एक होली यूनियन भी कहा जाता है. ये जो कंसेप्ट है सैक्रेड रिलेशनशिप का, ये मैरिज का, ये स्टार्ट कर देता है एक रिलेशनशिप को एक मैन और एक वुमेन के बीच में. ये एक ऐसी रिलेशनशिप बना देता है जिससे वो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है उन दोनों के बीच में एक ऐसा टाई क्रिएट कर देना जो जन्मों जन्मांतर तक आगे तक चलता रहे. बेसिकली उनके बीच में ये जो टाई बन जाता है वो इसीलिए होता है ताकि वो आगे की अपनी लाइफ के रिलीजियस ड्यूटीज़ को इकट्ठे और साथ में निभा पाएँ. क्योंकि हमारी एंशियंट राइटिंग्स के अकॉर्डिंगली ऐसा माना जाता है दैट अ वुमेन इज़ हाफ ऑफ हर हस्बैंड, शी कंप्लीट्स हिम. तो अगर शादी के बाद कोई भी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं होती है तो ऐसा माना जाता है कि जो हस्बैंड है अगर वो कोई भी गुड डीड्स करता है तो उसको उन डीड्स का फ्रूट नहीं मिलता, बिकॉज वाइफ इज़ नॉट स्टैंडिंग देयर विद हिम. तो इसीलिए हस्बैंड वाइफ का साथ में आफ्टर मैरिज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसके ऊपर कोई ना कोई मतलब ड्यूटीज़ होती हैं. वो सभी ड्यूटीज़ उस इंसान को पूरी करके जानी होती हैं, और इन ड्यूटीज़ के बीच में हम कुछ कस्टम्स से बंधे होते हैं. उन कस्टम में एक कस्टम मैरिज भी होता है जो हमें यहाँ पर आकर के पूरा करना ही होता है. तो इसीलिए कोई महान से महान आदमी भी अगर कोई भी काम करता है, अगर वो अपनी वाइफ के बिना करता है तो उस काम को इनकम्प्लीट माना जाता है, बिकॉज ये सैक्रेड रिलेशनशिप बनने के बाद जो मैरिज होता है उसे एक इनडिसॉल्यूबल यूनियन माना जाता है और वाइफ को एज अ कंपेनियन मान लिया जाता है. तो इसीलिए हस्बैंड वाइफ का आफ्टर मैरिज साथ होना एक सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं है बट एक संस्कार बन जाता है. अब बात यहाँ आती है कि ये मैरिज का कंसेप्ट आया कहाँ से. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ मैरिज. मैरिज कहाँ से स्टार्ट हुई? अगर हम देखें हमारे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे और जो ये प्रिमिटिव हमारा लाइफ कल्चर था, वहाँ पे मैरिज कहीं भी स्टैंड नहीं करती थी. वहाँ पे मैरिज का प्रोसीजर इसीलिए नहीं था क्योंकि उस टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स थे वो एक जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहे थे. उस टाइम पे एक मैन बेसिकली एक एनिमल ही था. ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पे एक इंसान को सिर्फ अपनी प्राइमरी नीड्स की ज़रूरत होती थी. वो सिर्फ अपनी प्राइमरी नीड्स को सेटिस्फाई करने में बिजी होता था, प्राइमरी नीड्स जैसे कि फूड या शेल्टर, और उसके अलावा उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था. अगर किसी चीज़ से मतलब होता था सो इट वॉज सेक्स विच वॉज फ्री एट दैट टाइम. इसी वजह से सेक्स प्रोमिस्क्विटी वर्ड यूज़ किया गया है, दैट इट वॉज अ रूल एट दैट टाइम. मतलब ये बहुत ही कैजुअल बात थी हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स के बीच में, बिकॉज कोई भी चीज़ रेगुलेटेड नहीं थी. सेक्स तो बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं था. एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, जब धीरे धीरे डिस्कवरीज आनी स्टार्ट हुई एंड कुछ डिस्कवरीज आई जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर,
तब ह्यूमन बीइंग्स यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँचे कि नाउ दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम इंसान हैं और जानवर नहीं हैं, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एक सिविलाइज्ड लाइफ जीना स्टार्ट किया। एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट उस टाइम का ये है कि उस टाइम पे सिर्फ मैटरनिटी की पहचान थी, पैटर्निटी को कोई पूछता नहीं था, पता ही नहीं था किसी को पैटर्निटी के बारे में, क्योंकि मैटरनिटी इसीलिए ज़रूरी थी क्योंकि उस टाइम पे सेक्स अनरेगुलेटेड था। तो ये चीज़ जो थी ये एक रूल की तरह वहाँ पे थी, तो ये डिटरमाइन करना, ये खोजना बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि पैटर्निटी कहाँ है, हु इज़ द फादर ऑफ द चाइल्ड, ये पहचानना बहुत टफ होता था। बट दिस वॉज द बेसिक क्वेस्ट। सबके मन में ये क्वेश्चन उठता था कि पैटर्निटी मतलब कहाँ से आई है, हु इज़ द फादर ऑफ द चाइल्ड। और बेसिकली क्योंकि पैटर्निटी ही एक ऐसी चीज़ है विच लाइट द सीड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये बहुत स्लो प्रोसेस था, बट बहुत लंबे समय तक चला, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सक्सेसफुल प्रूव हुआ और पैटर्निटी को कहीं ना कहीं थोड़ी जगह मिली। और बाद में हमने रियलाइज़ करा कि काफ़ी ज़्यादा ही जगह मिल गई, मैटर्निटी कहीं छुप गई है इसकी वजह से। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स सिविलाइज्ड बनते गए, उनको हर चीज़ की नॉलेज आती गई, हमारी सिविलाइजेशन एकदम बूम हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि कुछ सॉर्ट्स ऑफ सेक्स रेगुलेशंस स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे ये सब चीज़ इन एग्जिस्टेंस आने लगी। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी थी जिनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स जो था वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। रिलेशनशिप्स के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ट्राइब्स थी, उनमें ऐसा मानना था कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इट शुड प्रिवेल विद इन द ट्राइब ओनली। आउटसाइड द ट्राइब बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, बहुत मतलब रूल्स रेगुलेशंस थे, तो आउटसाइड द ट्राइब सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज नॉट अलाउड। बट उसके बाद कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स भी बना दी गई जिन रिलेशनशिप्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स को डिसअलाउ किया गया। वो क्या रिलेशनशिप्स थे? लाइक दैट ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड सन। धीरे धीरे स्टार्टिंग में ये रिलेशनशिप्स थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ही रिमोटर रिलेशनशिप्स जो थी उनमें भी सेक्सुअल इंटरकोर्स को डिसअलाउ कर दिया गया। फाइनली बहुत टाइम बाद इट रिमेन्ड अ कपल चैप्टर ओनली। अब सिर्फ बाद में आकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स एक कपल चैप्टर बन के रह गया कि सिर्फ कपल्स के बीच में ये हो सकता है। और ये इतनी हैरानगी वाली बात इसीलिए नहीं है बिकॉज ये सिर्फ इंडियन कल्चर में नहीं था, इट एग्जिस्टेड इन रोमन कल्चर टू। रोमन सिविलाइजेशन में भी क्या होता था, वहाँ पे एक मैन एंड वुमेन जो हैं वो म्यूचुअली साथ रहते थे और म्यूचुअली वो अलग हो सकते हैं कभी भी। तो ऑब्वियसली व्हेन दे आर म्यूचुअली लिविंग टुगेदर सेक्सुअल इंटरकोर्स हैव बीन देयर। तो इसीलिए वहाँ पे भी ऐसा ही चलता था कि कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं थी, जब मन करता है साथ रहना है, जब मन करता है अलग हो जाना है। तो दिस वाज फॉलोड इन इंडियन कल्चर टू एंड मेनी अदर कल्चर्स टू। धीरे धीरे पैट्रियार्कियल स्टेज को काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन मिलने लगा और ये जो एक्सक्लूसिवनेस हुआ था कि कुछ रिलेशनशिप्स को यहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स जिनमें लिमिट कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था बेसिकली, तो वो जो था वैसे वो बहुत स्ट्रिक्ट था। मेल सेक्स के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट था, बट अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके केस में ये बिल्कुल रिजिड था। वो तो बिल्कुल अपना दायरा क्रॉस कर ही नहीं सकती, ऐसी वाली फीलिंग थी। तो पैट्रियार्कियल फैमिलीज़ के एग्जिस्टेंस आने के बाद मैरिज के लिए दो रूल्स एग्जिस्ट करते थे, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। मोनोगैमी का मतलब, मोनो का मतलब होता है वन, सो मोनोगैमी मीन्स मैरिंग वन पर्सन एंड पॉलीगैमी मीन्स मैनी। सो पॉलीगैमी मीन्स मैरिंग मोर देन वन वाइफ। देखो वाइफ है यहाँ पे, सो वाइफ मीन्स कि ये सब चीज़ें जो थी ये लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत रिजिड थी और मेल्स के लिए ये फ्लेक्सिबल था कि ओके तभी मैरिंग मोर देन वन वाइफ यहाँ लिखा है, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होता था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी का इंट्रोडक्शन हो चुका था और यहाँ पे इन मैन के लिए बहुत कैजुअल था कि वो एक से ज़्यादा वाइफ्स जब रख सकते हैं तो उनके ऊपर ना ये मतलब उनके पास ये राइट्स थे कि वो अपनी वाइफ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एब्सोल्यूट पावर जो है जैसी वो चाहते हैं वैसी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन पावर्स में से कुछ थी जैसे कि कॉर्पोरियल चेस्टाइजमेंट। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी वाइफ को अगर चाहें कि वाइफ का बिहेवियर उनके प्रति ठीक नहीं है और वो अपनी वाइफ का बिहेवियर ठीक चाहते हैं तो वो उसे किसी भी तरीके की कॉर्पोरियल पनिशमेंट दे सकते हैं, मतलब शारीरिक दंड। वो जैसा चाहें उसे मार पीट करके कुछ भी, मतलब किसी भी क्रुएल्टी की वो हद तक जा सकते हैं और अपनी वाइफ को इस तरीके की पनिशमेंट देके उसका कैरेक्टर या उसका बिहेवियर अपने लिए सही कर सकते हैं। एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट उनको पावर दी गई थी, पावर टू किल। वो उसे जान से भी मार सकते हैं अगर उसे लगता है कहीं ना कहीं कि उनकी वाइफ उनके लिए इनफाइडल है। इनफाइडल मीन्स बेवफा है, तो वो अपनी वाइफ को जान से भी मार सकते हैं और उनके पास इतनी भी पावर थी और उनको उसके बाद गिल्टी भी नहीं किया जाएगा मर्डर के लिए। वो बहुत ही कॉमन बात है, तो
क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ का कैरेक्टर सुधारना है, क्योंकि उन्हें अपनी जो विल है वो डोमिनेट करनी है अपनी वाइफ के ऊपर, तो इसीलिए वो ये चीज़ दिखा सकते हैं। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ मैरिज। कंसेप्ट ऑफ मैरिज में यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर बातें हैं जिसमें मैरिज के 3 नेचर्स जानते हैं। मैरिज एज अ सैक्रामेंट, मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। सो लेट्स टॉक अबाउट मैरिज एज अ सैक्रामेंट। सैक्रामेंट का मतलब होता है संस्कार। वी टॉक्ड अबाउट ऋग्वेदास कि उस टाइम पे लड़कियों का कोई कंसेंट माना नहीं जाता था, और ऋग्वेदास ने ही ये चीज़ भी बोली थी कि मैरिज जो है वो एक सैक्रामेंटल यूनियन है। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड जब अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेता है, मतलब जब उनकी शादी हो जाती है, तो वो अपनी वाइफ की लाइफ में गुड लक बन के आता है, ऐसा माना जाता था। क्योंकि हस्बैंड जो है वो आगे वाइफ की लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट होती है, वाइफ की ज़िंदगी आगे बढ़ेगी तो वो हस्बैंड की वजह से बढ़ेगी। सो इट वॉज बिलीव्ड कि वो अपनी वाइफ के लिए गुड लक है। और मनु ने ये भी बोला कि जो वाइफ है उसको अपने हस्बैंड के लिए उसको पतुर्न व्रते होना पड़ेगा, मतलब उसको अपने हस्बैंड की सारी बातें माननी पड़ेंगी, उसको अपने हस्बैंड के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऋग्वेदा ने फर्दर ये बोला था कि जो वाइफ होती है उसको एक बहुत ही हीरोइक चिल्ड्रन की मदर बन के सामने आना है, और उसको प्रॉपरली अपने आप को जो है जिन भी गॉड्स को कहा जाता है उन्हें डिवोट करना है, और अपने फादर इन लॉ के घर में जब वो आएगी शादी करके तो अपने फादर इन लॉ के घर में उसे वहाँ की क्वीन बन के उसके उस लैंड को बहुत अच्छे से संभालना है। मनु ने फर्दर ये भी बोला कि जो वाइफ होती है वो हस्बैंड की अर्धांगिनी होती है। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्धांगिनी मीन्स हाफ ऑफ अ मैन। तो ये जो होती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के फिर म्यूचुअल वो एक कंसेंट से साथ में रहते हैं, तो वो दोनों एक बन जाते हैं, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ये बहुत वुमेन जो है वो एक हाईएस्ट धर्म मानी जाती है, और एक बार शादी हो जाए तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज़ बिलीव्ड। तो इसीलिए हमारे शास्त्रास ये बोलते हैं, अगर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को, हस्बैंड को वाइफ को अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो हमारे शास्त्रास ये कहते हैं कि हस्बैंड जो होता है, उन्होंने हस्बैंड को नाम दिया है कि हस्बैंड जो होता है वो वाइफ के लिए भातृ होता है। भातृ का मतलब उसे अपनी वाइफ को सपोर्ट करना होता है लाइफ के हर पड़ाव में, और उसे पति नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड वाइफ जो है उसे हम जया बोलते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा त्याग करके अपने हस्बैंड को अपनाती है, तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा ब्रेवरी, एक मतलब विजयी वाली जो फीलिंग के साथ वाइफ को ये जया नाम से बुलाया जाता है। महाभारता के अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है कि जो वाइफ है, जो वुमेन होती है, उनका दर्जा काफ़ी ऊपर होता है, एंड टू चेरिश अ वुमेन मीन्स टू वर्शिप द गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये माना जाता है महाभारता के अकॉर्डिंगली। उन्होंने भी ये कहा है दैट अ वाइफ इज़ मैंस हाफ। मैंस हाफ कहा जाता है उनको हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है, और सोर्स ऑफ मोक्ष भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वाइफ ही हस्बैंड को, मतलब दोनों की लाइफ में आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, अगर सन उनकी लाइफ में आता है, वो एक लड़के को जन्म देती हैं, और लड़का ही आगे जाके अपने फादर की डेथ के बाद सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है, जो फ्यूनरल रिचुअल्स होते हैं। तो इसीलिए बेटा आएगा तभी वो आगे फ्यूनरल रिचुअल्स को परफॉर्म करेगा, और बेटा वाइफ से आएगा, तो इसीलिए वाइफ को सोर्स ऑफ मोक्ष कहा जाता था। रामायणा में ये कहा जाता था कि वाइफ इज़ वेरी सोल ऑफ हस्बैंड। उसे गृहिणी कहा जाता था। गृहिणी का मतलब होता है लेडी ऑफ हाउस, जो पूरे घर को संभालती है। एंड शी वॉज नोन एज सचिवा टू। सचिवा का मतलब होता है वाइस काउंसलर, घर को संभालना है, उनकी उंगली पे घर चलेगा। एंड सखी, सखी मीन्स हस्बैंड की उनको जो है कंपेनियन बन के रहना है, उनके साथ चलना है हर चीज़ में, वो डियरेस्ट डिसिपल बन के रहेंगी हस्बैंड की। अर्धांगिनी, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। एंड गृह लक्ष्मी, मतलब उन्हें ऑब्वियसली गॉडेस माना जाता था प्रोस्पेरिटी का, और इस वजह से वाइफ्स को बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता था। एंड सम्राज्ञी, सेम बात है कि उनको घर को कंट्रोल करना होता है, घर को संभालना होता है। हिंदू सेजेस ने ऑन द कॉन्ट्रेरी पार्ट ये कहा है कि हस्बैंड जो होता है वो वाइफ का लॉर्ड होता है, मास्टर होता है, भगवान होता है, और वाइफ को जितनी लंबी वो ज़िंदगी जीती है, इवन अपनी डेथ के बाद भी हस्बैंड की ही बन के रहना है, हस्बैंड की ही मेमोरी में रहना है, हस्बैंड की पूजा करनी है उनको, चाहे उनका हस्बैंड बैड कैरेक्टर का भी हो, तब भी उनको अपने हस्बैंड को बहुत मानना है और बहुत रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड की करनी है। बट वहीं पे नारद जो हैं वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे अबेंडन कर सकती है, अगर हस्बैंड डेड हो,
मिल नहीं रहा, अगर मिसिंग है, इम्पोर्टेंट है, या फिर एसेटिक है मतलब तपस्या में लीन हो गया है, या फिर आउटकास्ट है, तो वाइफ ऐसा कर सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये चीज़ बोली जा रही है कि वाइफ को फेथफुल रहना है अपने हस्बैंड के साथ, और अगर वो ऐसा रहेगी अपने हस्बैंड की मतलब उनकी डेथ के बाद भी वाइफ फेथफुल रहेगी, तभी उसे कहीं जा कर के हेवन में जगह मिलेगी, अदरवाइज़ ऐसा उसके साथ नहीं होगा। और क्योंकि अगर उसे गृह पत्नी कहा जाता है और उसे धर्म पत्नी कहा जाता है, तो उसे जो है सारी इस तरीके की ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करनी है जिसमें वो अपने हस्बैंड को अपना स्पिरिचुअल हेड माने। इसीलिए यहाँ पे मैरिज को सैक्रामेंटल यूनियन कहा गया है, क्योंकि एक बार जब ये टाई हो गया तो ये आगे तक कहीं पे भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। सो इसीलिए वाइफ को जो है आफ्टर डेथ भी अपने हस्बैंड के लिए ऐसा ही बन के रहना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तकायत मनमोहिनी वर्सेस बसंत कुमार। इसमें ये कहा गया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब हस्बैंड वाइफ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम इसमें सैक्रामेंटल यूनियन की बात कर रहे हैं, तो जब मैरिज होती है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ फ्लैश टू फ्लैश एंड बोन टू बोन कनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब उन्हें अलग करना उसके बाद बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। देन मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली होता है एक तरफ से ऑफर और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस। जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ पे आनी स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों के प्रिंसिपल्स हमारे सामने आए थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसमें इंसानों को ये रियलाइज़ हुआ कि सोशल रिलेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो जो है उनके लिए लाइफ में मैरिज कितनी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट मैरिज एक कॉन्ट्रैक्चुअल यूनियन बन गया उनके लिए। अगर हम वेस्टर्न फैमिलीज़ की बात करें तो वेस्टर्न फैमिलीज़ में मैरिज को ऑलरेडी एक वॉलंटरी एग्रीमेंट कहा जाता था, कि दोनों तरफ से हस्बैंड का, वाइफ का, मतलब ब्राइड और ब्राइडग्रूम का, दोनों का कंसेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नेसेसरी है। हिंदू मैरिजेस जो थी, हिंदू मैरिजेस में सैक्रामेंट था और कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं था। पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ जो थी पहले, उनमें क्या होता था कि अगर आपका बच्चा है तो वो एक तरीके से आपका स्लेव है। फादर्स जैसे चाहें वो अपना ओपिनियन अपने बच्चे के ऊपर थोप सकते हैं और बच्चे को वो मानना होता था, स्पेशली इन द केसेस ऑफ डॉटर्स। तो इसीलिए ऐसा पहले नहीं होता था। और मैरिज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि हमें अपनी प्रॉपर्टी का एक सक्सेसर मिल जाएगा और हमारी जो फैमिली लाइन है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। तो हिंदू लॉ में ये जो हमारा कंसेंट होता था ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का, इनफैक्ट दोनों का ही, ये बिल्कुल ज़्यादा इनकी कोई मटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं थी, इनवैलिड था, और इसके बिना मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती थी। बट उसके बाद धीरे धीरे ये बोला गया कि जो कंसेंट है, आफ्टर बिलीविंग मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बिलीव किया गया कि ये जो कंसेंट है बहुत ज़रूरी है। अगर जो पर्सन है, अगर जिसकी शादी हुई है वो माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है और उसकी मैरिज हो गई है प्रॉपरली तरीके से, तो उसको भी सही नहीं माना जाएगा, ये बिलीव किया गया, बिकॉज कंसेंट ऑफ गार्डियंस वॉज नेसेसरी। तो ये चीज़ कंट्रैक्चुअल मैरिज में बिलीव की गई। नाउ देयर केम अनदर ट्विस्ट, मैरिजेस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। ऐसा इस एक्ट को इसीलिए आना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी बिटवीन सैक्रामेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रॉब्लम थी कि मैरिज को हम सैक्रामेंट माने या कॉन्ट्रैक्ट माने, इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट का आना ज़रूरी था, जिसने आकर के इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और ये बताया सेक्शन 5, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये तीनों, जिसमें सेक्शन 5 में वैलिड मैरिज की कंडीशंस के साथ डील किया गया, जिसमें ये बोला गया कि एक मैरिज वैलिड तभी होगी जब जो हस्बैंड, ब्राइड है और ब्राइड ग्रूम है, उनकी जो एजेस हैं वो एजेस प्रॉपर होंगी। जैसे ब्राइड 18 ईयर्स से अबव की होगी एंड जो ब्राइड ग्रूम है वो 21 ईयर्स एंड अबव का होगा। दोनों पार्टीज़ का कंसेंट होगा, मेंटल कैपेसिटी से दोनों जो है वो ठीक होंगे, तभी जो दोनों को है प्रॉपर और उनकी जो मैरिज है वो वैलिड समझी जाएगी। इनफैक्ट ये भी बात की गई कि जो माइनर का कंट्रैक्ट होता है या अनसाउंड माइंड का पर्सन का मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कहलाया जाएगा। वॉइड का मतलब होता है रद्द, वो चीज़ मानी नहीं जाती। सो सेक्शन 11 में वॉइड मैरिजेस को ये बोला गया कि कोई भी मैरिज जो हिंदू मैरिज एक्ट की कमेंसमेंट के बाद होगी और जो वैलिड मैरिज की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती, उन्हें वॉइड करार कर दिया जाएगा।
सेक्शन 12 मीन्स वॉइडेबल मैरिजेस। वॉइडेबल मैरिजेस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो बिफोर मैरिज या आफ्टर मतलब मैरिज एंड आफ्टर इवन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से, जो ऐसा ग्राउंड है जिसकी वजह से जो मैरिज है वो सेक्शन 5 के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको फुलफिल नहीं करती, तो फिर उसके बाद वो मैरिज इनवैलिड, उस समय के बाद, उस ग्राउंड के प्रूव होने के बाद वो मैरिज इनवैलिड करार कर दी जाएगी। तो हिंदू मैरिज एक्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि कंसेंट तो देखो बहुत ज़रूरी है मैरिज में, हस्बैंड वाइफ और मतलब कि ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम दोनों का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी बंदा इनकेपेबल है, जो वैलिड कंसेंट दे नहीं सकता, उसकी शादी होगी ही नहीं, वो मैरिज मानी ही नहीं जाएगी। और कोई भी पार्टी अगर शादी के बाद ये प्रूव कर देती है कि मेरे से मेरा जो शादी के लिए कंसेंट है वो फ्रॉडुलेंटली या फोर्सिबली लिया गया था, तो उसके बाद उस शादी को ज़्यादा वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे वॉइडेबल करार कर दिया जाएगा। तो हिंदू मैरिज ने इन सभी कैरेक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी। इनफैक्ट इनके अलावा हिंदू मैरिज ने और बहुत एक्ट ने बहुत सारी चीज़ें निकाली, जैसे डिवोर्स को रिकॉग्नाइजेशन दी, विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया, एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन दी, और ये मैरिजेस से रिलेटेड, सेरेमनियल राइट्स से रिलेटेड कौन से राइट्स नेसेसरी हैं नहीं हैं उन सब के बारे में बात करी। तो अब मैरिज जो है सैक्रामेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बीच में लड़ाई नहीं थी, बिकॉज अब वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन थी। तो क्योंकि हमने ये सेक्शन 5, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ये बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक्स हैं, बट हमने इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब एक स्मॉल एक इंट्रो के तरीके से इन्हें डील किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि मेरी जो भी फर्दर वीडियोस हों उनकी अपडेट आपके पास आ जाए, और मैं आगे जो भी इनकी डिटेल्स, वॉइडेबल मैरिजेस, हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिस्कशन से और डीपली पढ़ेंगे। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को फॉलो करें ताकि फर्दर वीडियोज़ जो हैं आपको टाइमली मिलती रहें। एंड प्लीज़ कमेंट बिलो विद योर सजेशंस एंड क्वेश्चंस एनी टाइम।